और फिर है आपने जो आपकी सेटिंग एक्सपेंशन हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो हमारे लिए वो बताता है कि जो भी हमने उसके ऊपर चीज़, कोई क्राउन बनाना है, कोई अप्लायंस बनानी है आपने उस मॉडल के ऊपर, तो उसकी जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है वो बड़ी ज़रूरी है। तो अगर अननेसेसरीली वो एक्सपेंड कर जाएगा तो हमारी जो इम्प्रेशन से जो नेगेटिव रेप्लिका बनना है माउस का, स्ट्रक्चर्स का, वो उस साइज़ का नहीं रहेगा जिसमें पेशेंट का इंट्राओरल स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसके लिए हमने उसको कंट्रोल करने के लिए वो ये कहता है कि जो एक्सेलरेटर्स और रिटार्डर्स उसने ऊपर बताए हैं जो सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं, वही चीज़ें आपकी एक्सपेंशन भी कंट्रोल करती हैं, और उन्हीं को आप एंटी एक्सपेंशन एजेंट्स भी कह सकते हैं। अब उसने टेबल में दिखाई हुई है वैल्यूज़ आपकी एक्सपेंशन की। तो ये परसेंटेजेस में उसने दी हुई है 0 टू 0.15, 0 टू 0.3 और इस तरह है। तो ये आपकी एक्सपेंशन की परसेंटेजेस हैं कि इतने परसेंट आपका जो मटेरियल है वो सेटिंग करते हुए एक्सपेंड कर जाता है। लेकिन वो कहता है कि इतनी कम वैल्यूज़ हैं जो तो ये नेग्लिजिबल भी कंसिडर किया जा सकता है। जैसे 0.15% तक की जो वैल्यू है उसको आप नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं। बाकी वाटर टू पाउडर रेशो और मिक्सिंग टाइम चेंज करने से आपकी एक्सपेंशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर आपकी जो सेट मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो कहता है 2 मेन चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपकी जो सेट जिप्सम होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी। पहली ये है कि वो पोरस कितना है, और पोरोसिटी बेसिकली आपकी वाटर टू पाउडर रेशियो से डिटरमिन होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने सेटिंग मतलब पोर करने के बाद, मिक्स करने के बाद उसको कितनी देर के लिए यानी सेटिंग टाइम आप देख लें कि कितना है। 5 मिनट बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, 10 मिनट बाद डिफरेंट होंगी, 15 मिनट बाद डिफरेंट होंगी। तो कितना टाइम उसको आपने दिया सेट होने के लिए और उसकी पोरोसिटी कितनी है। तो जो पहली पोरोसिटी की बात है, वो हमें पता है कि हम जो स्टोन है उसको लेस वाटर टू पाउडर रेशियो के अंदर मिक्स करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो प्लास्टर है हमारा। तो ऑब्वियसली उसके अंदर पोरोसिटीज़ कम होंगी, और पोरोसिटीज़ कम होंगी तो वो उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे हार्डनेस है और स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो प्लास्टर होगा। फिर दूसरी जो चीज़ थी कि आपने कितनी देर के लिए उसको रखा है, तो जो कहता है जितनी देर के लिए आप रखते हैं उसमें उसकी सेटिंग इंक्रीज़ होती जाती है और उसकी हार्डनेस बढ़ती जाती है। उसकी रीज़न वो ये बताता है कि विद टाइम आपका जो एक्सेस वाटर होता है उसके अंदर वो इवेपोरेट कर जाता है। अब उसकी इवेपोरेशन से ये होता है कि अगर उसके अंदर कोई डाइहाइड्रेट का क्रिस्टल डिसॉल्व्ड था और अभी प्रेसिपिटेट नहीं हुआ था, तो जब वाटर इवेपोरेट कर जाएगा तो वो क्रिस्टलाइज़ आउट कर जाएगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसके साथ आपकी जो ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो बढ़ जाएँगे और आपकी ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर अगली जो वो प्रॉपर्टी बताता है वो उसकी ब्रिटलनेस की है। तो जिप्सम जो है वो ओवरऑल बहुत ब्रिटल मटेरियल है। यानी आप उसके ऊपर थोड़ी-सी फ़ोर्स लगाएँ या उसको गिराएँ तो वो टूट जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसे उसने ऊपर बताया है कि स्टोन आपका वाटर टू पाउडर रेशियो में होता है, कम पोरोसिटी होती है, ज़्यादा हार्ड होता है। तो जब आप उसको प्लास्टर से कंपेयर करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ एज़ कम्पेयर टू प्लास्टर ज़्यादा अच्छी होंगी। लेकिन अ, वो ये कहता है कि स्टोन भी जो आपका है वो, उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कम होती है, वो भी अगर आप के हाथ से गिरे और फर्श पे गिरे तो टूट जाता है। तो जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको इम्प्रूव करने के लिए वो 2 तरीके बताता है जो अब मॉडर्न आपके जो जिप्सम ज़ोन में इनकॉर्पोरेट की जा रही हैं। पहली ये है कि उसके अंदर एक्रिलिक रेज़िन ऐड कर दिया जाए जो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ करे। और दूसरा तरीका ये है कि उसमें वेटिंग एजेंट्स डाल दिए जाएँ, जो कि फिर आपके जिप्सम को इनेबल कर दें कि आपका मज़ीद कम वाटर टू पाउडर रेशियो के ऊपर वो मिक्स हो सके। तो मज़ीद कम वाटर टू पाउडर रेशियो पे होगा तो मज़ीद पोरोसिटीज़ कम हो जाएँगी और उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फिर डायमेंशनल स्टेबिलिटी के बारे में वो बताता है, तो वो कहता है वो गुड है उसकी, यानी जब आपने पोर कर लिया है तो उसके बाद उसकी डायमेंशनल चेंजेस कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं आती कि आपकी जो भी आपने चीज़ उसके ऊपर या काम करना है वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हो। तो जो भी चीज़ आप उसके ऊपर बनाते हैं और इवेंचुअली इंट्राओरली लगाते हैं, तो वो उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी रहती है, और जो चीज़ कास्ट के ऊपर फिट हो रही होती है वो इंट्राओरली भी फिट हो रही होती है। तो डायमेंशनल चेंजेस हमारे लिए कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो बताता है कि आपका जिप्सम कितनी सरफेस की डिटेल को रिकॉर्ड कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इम्प्रेशन लिया, इम्प्रेशन जो है उसने आपका इंट्राऑरल स्ट्रक्चर्स को एल्जिनेट ने कैप्चर कर लिया। अब उसके ऊपर आप जो अपना प्लास्टर है, स्टोन है या प्लास्टर जो भी है वो पोर करेंगे और उससे उसकी कास्ट बनाएँगे। तो वो कास्ट जो होगी वो आपके
उतनी डिटेल जितनी आपकी एल्जिनेट की डिटेल थी, जो आपके इंट्राऑरल स्ट्रक्चर्स हैं, उसको रिप्रोड्यूस कर सकेगी कि नहीं। उसके लिए वो तरीका ये बताता है कि मशीन से आप 2 लाइन्स लगा लेते हैं करीब-करीब, और उसके ऊपर आप फिर इम्प्रेशन लेके पोर करके देखते हैं कि आपके जिप्सम ने इसको रिप्रोड्यूस किया है या नहीं। तो जो टाइप 1 एंड 2 हैं, यानी जो प्लास्टर हैं आपके, वो 75 माइक्रोमीटर वाइड तक की जो आपकी सेपरेट लाइंस होती हैं, उनको एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो 3, 4, 5 यानी स्टोन है टाइप 3, 4 और 5, वो आपकी 50 माइक्रोमीटर विड्थ तक की, यानी प्लास्टर से भी कम विड्थ पे अगर आपकी 2 लाइन्स लगी हुई हैं, तो ये उसको भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। यानी जो आपके स्टोन्स हैं वो कम, यानी मज़ीद फाइनर डिटेल्स भी कैप्चर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लास्टर्स। फिर लास्ट प्रॉपर्टी वो ये बताता है कि सेट होने के बाद भी आपका जो जिप्सम मटेरियल होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी वाटर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। अगर आपका वाटर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब डिफरेंट जो हमारे पास काम है, हमने डेंचर बनाते हुए इसको बॉयल करना होता है वैक्स को, और वो एक अलग प्रोसीजर है, जब पढ़ेंगे तो वो भी देखेंगे। पर होता ही है, उसमें हमने कास्ट के ऊपर गर्म पानी डालना होता है। तो उसके बाद ये देखा गया कि थोड़ा सा जो ऊपर से सरफेस ऑफ जिप्सम होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है और सरफेस रफ हो जाता है। तो मल्टीपल या फ्रीक्वेंटली आपने उसको हॉट वाटर से यानी उसके ऊपर वॉश नहीं करना, या उसके ऊपर नहीं डालना आपने पानी। और फिर एप्लीकेशंस बताता है वो, तो सिंपल सी बात है कि हम प्लास्टर और स्टोन के अंदर अपनी एप्लीकेशंस डिवाइड कर लेते हैं। अगर तो आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए और आपको फाइनल डिटेल्स की रिप्रोडक्शन चाहिए, यानी कोई ऐसी कास्ट आपने बनानी है जिसके ऊपर कोई अप्लायंस डिज़ाइन करेंगे और वो अप्लायंस फिर पेशेंट के मुंह के अंदर आपने लगानी है। यानी उसके ऊपर कास्ट के ऊपर काम होना है, उसकी डिटेल्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, तो आप स्टोन को प्रेफ़र करेंगे ऐसी कोई कास्ट बनाने के लिए। लेकिन अगर मकसद सिर्फ़ स्टडी का है, यानी ऑब्ज़र्वेशन का है कि आपने सिर्फ़ देखना है कि उसकी रिलेशंस क्या हैं, या ओवरऑल जो भी आपने चीज़ स्टडी करनी है सिर्फ़ उसकी, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप जो मच चीपर है, वो कहता है सस्ता है आपका प्लास्टर, वो यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल सी इनकी डिवीज़न है कि अगर आपने कोई अप्लायंस फैब्रिकेट करनी है तो आप स्टोन यूज़ करें, अगर सिर्फ स्टडी करनी है, ऑब्ज़र्व करना है, तो आप प्लास्टर यूज़ करेंगे। और लास्टली वो इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताता है। तो एडवांटेज, जो बड़ा एडवांटेज ये है कि एक तो ये इनएक्सपेंसिव है और दूसरा ईज़ी टू यूज़ है। तो आपके पास रेडीली अवेलेबल होते हैं, आपको इसको यूज़ करने के लिए कोई मतलब टेक्निकल स्किल नहीं चाहिए, ईज़िली आप यूज़ कर सकते हैं। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी एडिक्वेट हैं, ठीक है, वो ब्रिटल है थोड़ा-सा, तो उस पे आपने थोड़ा-सा कह लें कि कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, अदरवाइज़ उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे लिए सारी की सारी फ़ेवरेबल हैं। फिर एक वो पॉइंट ये बताता है कि जब आप एल्जिनेट इम्प्रेशन के ऊपर अपना जिप्सम पोर करते हैं, तो एल्जिनेट के साथ जो पार्ट आपके जिप्सम का कॉन्टैक्ट कर रहा होता है, उसके ऊपर ओवरऑल रिटार्डिंग इफ़ेक्ट आता है और उसकी सेटिंग थोड़ी-सी डिलेड होती है। और ओवरऑल जो बाहर आपके पास मटीरियल होता है, वो जल्दी सेट हो जाता है। तो अगर आप बाहर मटीरियल को हार्ड जज करके जल्दी इम्प्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे मॉडल, तो चांसेस हैं कि अंदर से दांत क्योंकि अभी सेट नहीं हुए होंगे, वो एल्जिनेट के साथ टच कर रहे हैं, तो वो फ्रैक्चर हो सकते हैं। तो ये कास्ट्स और मॉडल्स या डाइस बनाने के लिए जिप्सम के अलावा जो अल्टरनेट्स प्रेजेंट हैं, उनमें आपके रेज़िन्स आ जाते हैं, सीमेंट्स हैं और अमेल्गम है। लेकिन ये सारे ही डिफ़िकल्ट टू यूज़ हैं और आपके इनएक्सपेंसिव नहीं हैं, यानी इनको यूज़ करना भी मुश्किल है, और ये अ, मतलब जिप्सम की तरह इनएक्सपेंसिव नहीं है। उनकी अच्छी बात ये है कि एज़ कम्पेयर टू जिप्सम वो ज़रा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी अच्छी हैं, वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हैं। फिर यहाँ पे वो एक और तरीका बताता है जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वो बताता है। वो कहता ये है कि अगर आप अपने इम्प्रेशन को, जिसमें आपने जिप्सम मिक्स करके पोर करना है, को पहले इलेक्ट्रोप्लेट कर लें, कि अगर आपने इम्प्रेशन कंपाउंड से इम्प्रेशन लिया तो उसमें कॉपर ऐड कर दें, और अगर आपने इलास्टोमर्स यानी एल्जिनेट से लिया तो उसके अंदर उसके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग कर दें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, और उसके बाद आप उसके ऊपर जिप्सम डालें, तो वो जो मेटल की लेयर है वो आपके जिप्सम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो डाई बनेगा वो थोड़ा-सा, उसकी जो सरफेस होगी वो हार्ड हो जाएगी, यानी उसकी आप कह लें कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी-सी इम्प्रूव हो जाएँगी। और लास्टली वो बताता है कि एक और आखिरी तरीका जिससे जिप्सम की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, वो ये है कि आप
सेट मटेरियल को ड्यूरिंग सेटिंग आप ये कह लें कि आप पॉलीमराइजेबल मोनोमर के अंदर आप रखते हैं, जैसे मिथाइल मेथिक्रिलेट है या स्टाइरीन है वो कहता है। तो वो जो मोनोमर है वो जब पॉलीमराइज होगा तो एक पॉलीमर बेस बन जाएगी, जो वो कहता है कि आपके जिप्सम के अंदर जो पोरोसिटीज़ हैं उनको कवर कर लेगी। तो जब पोरोसिटीज़ नहीं रहेंगी तो आपके ओवरऑल जो जिप्सम है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ जाएंगी, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये डिफरेंट उसके तरीके हैं उसकी हार्डनेस इंप्रूव करने के लिए। उसके एडवांटेजेस हैं कि इनएक्सपेंसिव है और इजी टू यूज़ है और डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि उसकी अ, जो ब्रिटलनेस है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छी नहीं है। लेकिन हमारे पास जो अल्टरनेटिव मटेरियल्स हैं वो डिफ़िकल्ट टू यूज़ हैं और एक्सपेंसिव हैं।